तो मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता और कल तक के लेक्चर में हम देख चुके हैं सेक्शन 41 जो कि गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंधित है। चैप्टर 5 का पार्ट 1 हमारा कल तक कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 2 में हम सेक्शन 42 से देखने वाले हैं और सेक्शन 42 का कहना है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। मतलब इसका मतलब क्या है कहने का, कोई व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। मतलब किसी भी व्यक्ति को जिससे कोई आसंगी अपराध किया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति आसंगी अपराध कर देता है, मतलब रोड पे जाते हो तो किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए, अपराध हो गया, अपराध हुआ आसंगी अपराध। अब उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जब पकड़ लेता है या रोक लेता है या अपने पास बुला लेता है या उसके बाद खुद से चला जाता है और उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का नाम पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, दूसरी चीज उसका एड्रेस पूछता है। अब पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि इस व्यक्ति ने जो नाम और एड्रेस बताया है वो गलत है, पहली चीज झूठ बताया है, या जो नाम पता एड्रेस बता रहा है ऐसा उसके पास रीजन है कि ये गलत बता रहा है, वो उस चीज पर भरोसा कर सकता है। तो वो तो वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को वहां पर इसलिए गिरफ्तार कर लेगा कि उसके सही नाम और पता की जानकारी की जा सके। जब ऐसा व्यक्ति के सही नाम और सही पते की जानकारी हो जाती है तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत छोड़ देगा। यह सेक्शन 42 कहता है। सेक्शन 42 में इतना ही कहा गया है। मतलब नंबर 1, पुलिस अधिकारी के सामने आसंगी अपराध किया, आसपरे आसंगी अपराध किया, ठीक है, पुलिस अधिकारी की मांग पर नाम व पता ना बताने पर या गलत बताने पर नाम या पता गलत बताने पर, ना बताने पर या गलत गलत बताने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। किया जा सकता ताकि उसके सही नाम व पते को सुनिश्चित कर लिया जाए। सेक्शन 41(1) इतनी सी बात कहता है कि उस व्यक्ति का जब हमें सही नाम पता निश्चित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ फला व्यक्ति का नाम एक्स है और ये XYZ ABCD जगह पे रहता है और इनके ये पहचान है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, करने के उद्देश्य से वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 2, 42 सब सेक्शन 2, ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास निश्चित कर लिया जाता है और तब वह पृथ्वियों सहित या रहित यह बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा यदि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। मतलब अब इनके सही नाम व पता सुनिश्चित हो गया। सुनिश्चित होने पर
अब इनका सही नाम और पता सुनिश्चित होने बॉन्ड बॉन्ड के ऊपर पर्सनल बॉन्ड के ऊपर पर्सनल बॉन्ड पर जमान जमानती सहित जमानतियों के सहित या बिना या रहित ऐसे व्यक्ति को तब छोड़ा जा सकता है रहित मजिस्ट्रेट के सामने सक्षम मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की शर्त पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब नंबर 2 कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम पता पूछा गया था उसने गलत बताया, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी नंबर 1 में। नंबर दो ये कहता है कि जब ऐसे व्यक्ति का हमको सही नाम पता चल गया और वो व्यक्ति अपना जमानत देने के लिए तैयार है, बंदोबस्त देने के लिए तैयार है, चाहे वो पृथ्वी सहित हो या पृथ्वी रहित हो, और मजिस्ट्रेट के सामने जब भी मजिस्ट्रेट उसको बुलाने के लिए कहेंगे या आने के लिए कहेंगे वो आने के लिए तैयार होगा, उस स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो कि अप्लाई होती है विदेशियों के लिए। अब ऐसा व्यक्ति परंतु ऐसा व्यक्ति विदेशी है। मतलब कोई व्यक्ति विदेश से हमारे यहाँ आया था और उसने ऐसा कुछ कांड कर दिया जो धारा 42 के तहत उससे किसी पुलिस वाले ने पूछा कि भैया आप ये बताओ अपना नाम पता एड्रेस बताओ, उसने बताया कि मैं तो युगांडा से आया हूँ। अब युगांडा वाले व्यक्ति को भारत में हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तब ऐसा विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है, बाहर से आया है, तो जो वो बंदपत्र देगा उसके जो बंदपत्र होंगे वो भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा देने पड़ेंगे उसे। मतलब आप अगर भारत में घूमने आए हैं और भारत के व्यक्ति नहीं है तो अगर आपको बार धारा 42 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है आपका नाम पता निश्चित करने के लिए, और आपने कहा कि भैया मैं तो ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मेरा नाम एलेक्स है और मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से रहता हूँ, तो वो जो आप बंद पर देंगे यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी लगेंगे वो आपको इंडियन सिक्योरिटी देने होंगे। ये धारा 42 के सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो ये कहता है। बस इसमें इतनी सी बात है। नंबर 3, अब ऐसा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। धारा 42 के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था और धारा 42 में व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, नाम पता सही उसने नहीं बताया, उसको 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में उसने अपना ना तो नाम 24 घंटे में ना तो उसने अपना नाम सही नाम व पता नहीं बताया और ना ही उसने ये निश्चित किया कि वो बॉन्ड पर जमानत ले पा रहा है। ना तो वो नाम बता पाया, उसने 24 में बताया, और ना ही वो बॉन्ड पर लेने पर तैयार है। मतलब वो जमानत भी नहीं ले पा रहा, अपनी किसी कारण से जमानत नहीं ले पा रहा है। तब क्या होगा? अब ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे? अब ऐसे व्यक्ति को हम सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मतलब 24 घंटे के अंदर ऐसा व्यक्ति ना तो अपना नाम बता पा रहा, नाम उसके नाम पता का
सही सुनिश्चित नहीं हो पाया कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, और ना ही वो अपनी जमानत ले पा रहा है, तब उस व्यक्ति को हम सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, के सामने पेश होगा। अब मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे इसका भैया क्या करना है, ये कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, इसे छोड़ देना है या इसे जेल में भेज देना है, या इसकी जमानत का क्या तरीका है, वो मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्धारित होगा। अब धारा 43, धारा 43 इंपॉर्टेंट इतनी सी है इसमें, ये डायरेक्ट हमारे पास जब भी जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना पूछा जाता है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है, कहाँ पर लिखा है, इतना बताया जाए। प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 41 में बताई गई है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, मतलब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 43 में बताई गई है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या होगी। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति आपको कैसे गिरफ्तार करेगा, ऐसा तो है नहीं आप कहीं घूम रहे थे आपको पकड़ लिया, चल भाई तुझे हम गिरफ्तार करते हैं, भाई क्यों गिरफ्तार करते हो, तुमसे क्या लेना देना। और अगर तुमने चलो गिरफ्तार कर भी लिया, आपके पास कोई अथॉरिटिक पावर है, आपको किसी ने ऑथराइज किया कि हाँ भैया आप गिरफ्तार कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देश के एक समझदार और जागरूक नागरिक हैं, आप देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तब गिरफ्तार करने के बाद क्या करो, उसे अपने घर थोड़ा ना ले जाओगे, चाय नाश्ता थोड़ा ना कराओगे, उसे कहाँ ले जाओगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, अब जहाँ ले जाओगे वहाँ की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 43 में बताई गई। सेक्शन 43 से जो भी जुडिशरी का एग्जाम आता है, क्वेश्चन बनता है, वो यही पूछते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का जो क्लॉज है वो हमें सीआरपीसी में कहाँ पर दिया गया है, ऐसे करके पूछते हैं। या कभी कभी उल्टा बोलते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और उसकी डेफिनेशन ही लिख देंगे कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी होती है डैश सेक्शन 42, 43, 44, 45 ऐसे करके दे देंगे। तो ये सिर्फ यहाँ से इतना पूछा जाता है। इसका जो हम अंदर डिटेलिंग देख लेते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति अजमानती अपराध करता है, मतलब प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति जो है, हम रोड पे घूम रहे थे, मान लीजिए आप 4 लोग रोड पे घूम रहे थे, आपके सामने किसी ने अजमानती अपराध किया है, अजमानती संज्ञेय अपराध किया है, करता है, कोई अजमानती संज्ञेय अपराध आपके सामने करता है, नंबर 1, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है, हो सकता है आपने उसे गिरफ्तार कर लिया हो, ये अपराध संज्ञेय हो ही ना, आपको लग रहा है ना कि संज्ञेय है, कि अब पता है ये तो बाद में लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि अपराध संज्ञेय है, लेकिन आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, आपकी नज़र में गिरफ्तार कर लिया, तो इसकी प्रक्रिया क्या है ये भी आगे बताया गया है। या कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है, मतलब उद्घोषित का मतलब क्या है, आप उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकते। उद्घोषित का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में कोर्ट पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि यहाँ भगौड़ा है, मतलब आपने एक शब्द सुना होगा जिला बदर, ऐसे अपराधी जिनको ये कह दिया जाता है आप इस जिले में नहीं रह सकते, उद्घोषित अपराधी, मतलब कोर्ट ने उन्हें अपराधी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। इन दोनों स्थिति में आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद आप क्या करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद उसे तुरंत बिना समय खराब किए हुए, कोई समय खराब किए बिना आप उसे पुलिस अधिकारी के हवाले करेंगे। या अगर आप खुद हवाले नहीं कर सकते हैं
तो करवाएंगे। मतलब गिरफ्तार आपने कर लिया, हो सकता है आप नहीं जा पा रहे हो, आप नहीं जा सकते हो, इस सारी स्थिति में आप उसको पुलिस अधिकारी को जो निकटतम, पुलिस अधिकारी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को गिरफ्तार किया है प्राइवेट एज ए प्राइवेट व्यक्ति लखनऊ में और आप उसको लेके जा रहे हैं इलाहाबाद, ऐसा नहीं है। जो भी आपका निकटतम होगा, जो जिसकी टेरिटरी में आप हैं, वहीं उसको लेकर जाएंगे और उसको दोबारा से वो व्यक्ति निकटतम थाने ले जाने के बाद आप उसके सुपुर्द करेंगे या करवाएंगे, ऐसा करेंगे। नंबर 1 ये कहता है हमारा 43 का। नंबर 2, यदि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है वो धारा 41 के अंतर्गत आता है, मतलब आपने ये सारी प्रक्रिया देखी, किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध आपके सामने किया है, वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था, आप ही मौजूद थे, आपने उससे गिरफ्तार कर लिया, और वो कंडीशन जब आप उसके लेकर गए, आपने उसको थाने में दिया और बताया कि भाई मैंने फला जगह पे इसको ऐसे ऐसे करते देखा और मुझे लगा कि ये अपराध है और मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया और मैं इसे अब लेकर आ गया हूँ, तो वो पुलिस अधिकारी उसे देखेंगे, आपकी पूरी बात समझेंगे और उन्हें लगता है कि ये सारी प्रक्रिया है जो ये बता रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति जो उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं वो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो धारा 41 में कहीं ना कहीं आती हैं, तब क्या होगा, तब उस व्यक्ति को वो पुलिस वाला फिर से गिरफ्तार करेगा। मतलब धारा 41 के बंदों के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। ये कहा गया है धारा 43 की सबधारा 2 के अंदर। सीधी सी बात है, आप एक ऐसे पर्सन है, मान लीजिए आपको लॉ की कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसने जो अपराध किया है वो संज्ञेय है, आसंज्ञेय है, जमानती है, आजमानती है, इतनी टेक्निकलिटीज हर इंसान को पता हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम एडवोकेट हैं, हमको पता है ये व्यक्ति ने क्या किया, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर है उसको पता ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई कृषि का कार्य है उसको पता ही नहीं कि इसने क्या किया, तो उस स्थिति में उसने उसके कंडक्ट को देखते हुए उसे गिरफ्तार तो कर लिया, उसको कहीं से ये पता था या उसको नहीं भी पता था, तब भी उसने उस अपराध को तो उसे पकड़ लिया। अब वो उसे लेके थाने पहुंचा, थाने में ले जाने के बाद जो अधिकतम निकटतम हमारा थाना होगा उसके अधिकारी के पास ले जाएगा और उनको बताएगा कि फला फला जगह पे मैंने इनको ये सब करते देखा, इसके तहत मैंने इन्हें पकड़ लिया है, जो भी एक साधारण लेमन लैंग्वेज होगी उसमें बताएगा। तब वो अधिकारी देखेंगे क्या जो ये बता रहे हैं वो सारी चीजें धारा 41 सीआरपीसी में कहीं ना कहीं गवर्न होती हैं, उसके अंदर आती हैं, या इनने जो बता रहे हैं वो उसके अंदर कहीं भी फंसता है, जितने भी क्लॉज है, तो उस व्यक्ति को वो तुरंत दोबारा से वहीं पर गिरफ्तार करेंगे, मतलब फिर से गिरफ्तार होंगे। ये री अरेस्ट ऑफ द पर्सन ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे 2 बार बताया हूँ, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 3, अब नंबर 3 ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को हमने पकड़ लिया, हम तो भैया प्राइवेट इंसान, हमको नहीं पता कि लॉ क्या है, कानून क्या है, कि इसे पकड़ना भी चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए, और उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया था, नाम व निवास बताने से इनकार करता है या गलत बताता है, तो धारा 42 के अधीन कार्रवाई होगी। अब ऐसे व्यक्ति को हमने पकड़ लिया जिसने कोई अपना नाम और निवास बताने से इनकार किया, मतलब कोई व्यक्ति जो हमारे सामने आसंज्ञेय अपराध कर रहा है, प्राइवेट आसंज्ञेय अपराध किया है, नाम व पता बताने से इनकार करता है या गलत बताता है,
गलत बताता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 42 के अधीन धारा 42 यहाँ पे होगा, धारा 42 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 42 के तहत कार्रवाई हुई, किंतु ऐसे व्यक्ति को जिसको हमने पकड़ लिया, प्राइवेट व्यक्ति ने पकड़ लिया और वो थाने लेकर गया, वहां के अधिकारी ने देखा कि भैया धारा 41 के तहत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जिसे हम इसे गिरफ्तार कर सकें। नंबर एक, जनरल समझने जैसी चीज है। नंबर 2, ऐसा भी कोई प्रोविजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके ऊपर धारा 42 के तहत हम इसे गिरफ्तार कर लें। मतलब वो अपना सही नाम पता बताने को तैयार, उसने बता दिया भाई मेरा नाम फला है और मैं फला जगह रहता हूँ और इन्होंने मुझे ऐसे गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्याप्त कारण ना होने के कारण उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। किंतु पर्याप्त कारण नहीं होने पर उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यहां तक हमारी धारा 43 कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं धारा 44। धारा 44 इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकते हैं। ये हमारे सीआरपीसी में किस धारा के तहत कहा गया है, सेक्शन 44। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, पहली चीज तो यही क्वेश्चन बन जाता है, या नहीं कर सकते हैं, ये चीज धारा 44 कहती है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे सीधे इतने बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो धारा 44 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें कहा गया नंबर 1, कार्यपालक या न्यायिक। कार्यपालिक का मतलब हो गया डीएम एसडीएम साहब। न्यायिक का मतलब हो गया हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ये सब चीज़ें। न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इनकी उपस्थिति में और स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया जाता है, तब वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को ये आदेश दे सकते हैं कि आप इस फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें। मतलब कहने का ये, मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली में रहता हूँ, हमारी सेशन कोड डिस्ट्रिक्ट बरेली है। मजिस्ट्रेट साहब जजेस कॉलोनी बनी हुई, वहाँ से सुबह को मान लीजिए सुबह को टहलने निकले, उन्होंने देखा रोड पर कोई किसी के साथ हाथापाई कर रहा, तो या तो वो उस व्यक्ति को खुद गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि वो बरेली में ही मजिस्ट्रेट है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने देखा वहां पर कोई और व्यक्ति भी है तो वो उसको भी ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया ये इसके साथ हाथापाई कर रहा है, इसे हम गिरफ्तार कर लें। इतना कहा गया है हमारे धारा 44 के तहत। और स्थानीय अधिकारिता स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया जाता है, तब वह स्वयं
या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट साहब किसी व्यक्ति को अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा अपराध करते हैं या करने के लिए आदेश देते हैं और उन्हें उस अधिकारिता में वारंट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को इस जगह पर वारंट देने का भी अधिकार है, तब वो उसको उन परिस्थितियों में सक्षम होंगे कि वो उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सके। उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। मतलब मजिस्ट्रेट साहब जब ये आदेश दे रहे हैं, उनकी स्थानीय अधिकारिता के तहत अंदर कोई अपराध किया जा रहा है और वो ये आदेश दे रहे हैं, इस समय ये भी है कि वो उस समय उस स्थान के लिए और उन परिस्थितियों को वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। इसी के तहत वो ये आदेश भी दे सकते हैं। धारा 45 धारा 45 ये कहती है कि जो सशस्त्र बल हैं, मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब धारा 45 ये कहती है सशस्त्र बल हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इनके जो सदस्य हैं उनको किस धारा के तहत सीआरपीसी में संरक्षण प्रदान किया गया है। ये सीधा सा इतना ही क्वेश्चन आता है और इतना ही पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है कि कोई भी सशस्त्र बल का व्यक्ति है जो अपनी ड्यूटी के टाइम पर कुछ ऐसा कर देता है जो अपराध की श्रेणी में आता है या जो इस श्रेणी में आता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसको संरक्षण कहाँ दिया गया है। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जो धारा 41 से 44 तक के अधीन कोई कार्य करते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी में इनको कहीं पे पोस्ट कर दिया गया था, अब ये ऐसा कुछ कर रहे हैं और वहां पर इनसे कुछ ऐसा हो जाता है जो धारा 41 से लेकर धारा 44 तक के बीच कहीं भी फिट बैठता है, तो उन व्यक्तियों को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार से सहमति ना मिल जाए। मतलब जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, इसमें वो अपनी ड्यूटी करते समय, ऑन ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑन ड्यूटी में अगर वो ऐसा कुछ कर देते हैं जो धारा 41 से धारा 44 तक में कहीं भी आता है, उनको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उनकी गिरफ्तारी के बारे में केंद्र सरकार से सहमति ना मिल जाए। मतलब धारा 41 में जो कहा गया है वो ये है, धारा 45(1) में जो कहा गया है कि धारा 41 से 44 तक की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी किसी भी सशस्त्र बल के सदस्य की, अगर उसने अपने
ड्यूटी करते समय ऐसा कुछ कर दिया जो धारा 41 से 44 तक में आता है, उसकी केंद्र सरकार से जब तक सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। नंबर 2 में भी सेम चीज कही गई है कि किसी भी सशस्त्र बल के व्यक्ति की सदस्य की तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी अगर वो अपनी ड्यूटी करते समय धारा 41 से 44 तक का कोई कार्य कार्य करता है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक राज्य सरकार इसकी सहमति ना दे दे। मतलब धारा 45(1) कहती है कि केंद्र सरकार से सहमति लेना आवश्यक है, धारा 45(2) कहती है राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यकता है। किसी भी सशस्त्र बल के व्यक्ति के खिलाफ हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की सहमति ना मिल जाए, ये धारा 45 कहती है। और यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन बनता है कि सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा के तहत दिया गया है, तो धारा 45। यहाँ से बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अब तक का हमारा वो ये है कि धारा 46, और धारा 46 ये बताती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इन सारी चीज़ों को गिरफ्तारी की कैसे जाएगी। अब हमने 41 में कारण देख लिया किस किस कारण के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। हमने ये देख लिया प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है। हमने देख लिया 44 में कि मजिस्ट्रेट साहब कब गिरफ्तारी कर सकते हैं। सरकारी और सशस्त्र बल के लोगों की गिरफ्तारी से संरक्षण कहाँ दिया गया है। अब धारा 46 जो कहती है, धारा 46 की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करेगा, कब गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तारी का तरीका क्या होगा। क्या किसी महिला की गिरफ्तारी कोई कर सकता है, महिला की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी करने का क्या मतलब है, क्या उसके हाथ पैर बांध के उसको कहीं बैठा दिया जाएगा, या उसको हम एक उंगली पकड़ के कहीं घुमाते रहेंगे, वो गिरफ्तारी कही जाएगी। किसी महिला को कौन गिरफ्तार कर सकता है, क्या महिला को हम रात में गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या महिला को हम सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर सकते हैं, या महिला को शाम को 8:30 बजे गिरफ्तार कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारी सेक्शन 46 बताता है। तो इसका जो क्लॉज है वो ये गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। नंबर 1, पुलिस अधिकारी किसी को अगर गिरफ्तार करता है, अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जो धारा 41 से 44 तक में आता है, उसको वो व्यक्ति गिरफ्तार करने जाता है, तो प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बताया गया है नंबर 1 में। नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है तो पुलिस अधिकारी उसके शरीर को छुएगा, मतलब उसको शरीर से पकड़ेगा, छूकर या परिरोध कर कर परिरोध करेगा। इतनी गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। लेकिन इसी में उन्होंने कहा है परंतु, जिसका प्रोवाइजो दिया गया है, अगर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है जो व्यक्ति महिला है, तब पुलिस अधिकारी यहां पर पुलिस अधिकारी से मतलब है कि पुलिस अधिकारी जो है वो मेल है, उस महिला को नहीं छुएगा। नहीं छू सकता है। मई शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोई भी पुरुष
व्यक्ति महिला के शरीर को नहीं छू सकता गिरफ्तार करने के लिए, और अदरवाइज भी नहीं छू सकता है। नंबर 2, अगर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है वो व्यक्ति हमसे जबरदस्ती कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, हमको गिरफ्तार नहीं करने दे रहा है, तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति, जो अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया है, वो सब साधनों का प्रयोग कर सकता है उसको गिरफ्तार करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का बला प्रतिरोध करता है तो जो व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने गया, जो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने गया है, सब आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हमें गिरफ्तार करना है और अगर गिरफ्तार करने गए वो प्रतिरोध करना, गिरफ्तार नहीं करने देना, तो इसका मतलब ये नहीं वो प्रतिरोध कर रहा है तो हम लौट के चले आएंगे, उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ मारेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सब साधनों का मतलब ये है यहाँ पर। नंबर 3, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम गिरफ्तार करने गए हैं और उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया गया है, या जिस अपराध के तहत हम उसे गिरफ्तार करने गए हैं और हमें पता चला है हमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और हमारे पास ये सूचना है कि इसने जो अपराध किया है उसकी सजा ना तो मृत्युदंड है और ना ही आजीवन कारावास है, और ऐसा व्यक्ति हमको गिरफ्तार नहीं करने दे रहा, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय हम सब साधनों का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 3 कहता है। मृत्यु या आजीवन कारावास के अपराधी के सिवा मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कहने का। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछते हैं कि किसी महिला को कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या किसी महिला को कब गिरफ्तार किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए, अब वो व्यक्ति महिला है, तो उस महिला को सूर्य अस्त के बाद, मतलब शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद और सुबह में सूर्य उदय से पहले हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये 46 का सबसेक्शन 4 कहता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि ऐसी महिला जिसको हमें गिरफ्तार करना है, सूर्यास्त हो चुका है और सूर्योदय नहीं हुआ है और उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमारी निकल से भाग जाएगी, हमारी पकड़ से दूर चली जाएगी, या उसे हम बाद में हमें गिरफ्तारी करने में हमें दिक्कत होगी। तब उस स्थिति में क्या होगा, अगर ऐसा आवश्यक हो जाए तो उस स्थिति में कोई फीमेल
फीमेल पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की लिखित रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर सकती है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि जिस महिला को हमें गिरफ्तार करना है और उसका गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है, उस महिला के लिए और समय ये हो चुका है कि सूर्य अस्त हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है, मतलब कह दें कि रात के 9 बजे की बात है। सूर्य रात के 9 बजे का मतलब हो गया कि सूर्य अस्त भी हो चुका है और अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में अगर ऐसे व्यक्ति को हमें, ऐसी महिला को हमें गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए हमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिखित आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, और उस आदेश का एग्जीक्यूशन है जो है ना, वो कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही करेगी। ये हमारा सेक्शन 46 कहता है। अब सेक्शन 47, अब सेक्शन 47 कहता है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया जिसे हमें गिरफ्तार करना था। मतलब अब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए, हमें उनका एड्रेस मिला, हम वहां के एड्रेस पे पहुंचे। अब वो भाग के अपने घर से निकल गए, या अपने ही घर में किसी ऐसी जगह जाके बैठ गए हैं जहां घुसना संभव नहीं है, तब क्या होगा? या वो किसी दूसरे घर में जाके चले गए हैं, उन्होंने किसी दूसरे घर के जाके किसी के लेडीज के कमरे में बैठ गए हैं, तब गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी? और उस पुलिस अधिकारी को या जो भी व्यक्ति जो गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, उसे भेजा गया है, वो व्यक्ति उसे गिरफ्तार कैसे करेगा, इसकी प्रक्रिया जो भी है वो धारा 47 में दी गई है। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान में चला गया है, कहीं दूसरे स्थान में चला गया जिसकी हमें गिरफ्तारी की जानी है। तब नंबर 1, जो उस स्थान का मालिक है, जो स्थान का मालिक है या भार साधक, उसके पास उसकी अथॉरिटी है, तो वो उस व्यक्ति को उस जगह की तलाशी लेने की सभी सुविधाएं मुहैया कराएगा और उसकी मदद करेगा। उस स्थान का मालिक बिना बाधा डाले उस स्थान की तलाशी लेने देगा। मतलब अगर वो आपके घर में आके छुप गया है जिसकी हमें तलाशी लेनी है, और आप उसके मालिक हैं, तो आप उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे, हमको तलाशी लेने देंगे। नंबर 2, अब वो उसी स्थान में ऐसी किसी जगह पर चला गया है जहां पर एंट्री करना, डायरेक्ट एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। मतलब वो किसी कमरे में गए और उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया, या किसी घर में गए, घर का गेट अंदर से बाहर बंद कर लिया, और उस घर में और उस कमरे में जाने का सिर्फ वही एक रास्ता है जहां से हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तब जो व्यक्ति तलाशी लेने के लिए अधिकृत है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो न्यायालय के आदेश से आया हुआ कोई अन्य व्यक्ति है,
उस बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल लेगा। ये अधिकार दिया गया है। बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की द्वार या खिड़की को तोड़ खोल लेगा और उसकी तलाशी ले सकता है, परंतु अब इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो जिसकी हमें गिरफ्तारी करनी थी, अब वो कहीं चला गया, अब हमें उस मकान की तलाशी करनी है। अब वो व्यक्ति ऐसी किसी जाकर जगह पर जाकर बैठ गया कि वो किसी महिला का रूम है। मान लीजिए वो किसी घर में घुसे और उन्होंने देखा ये एक बेडरूम है जिसमें एक महिला रहती है और वो बैठी है। अब वो उसी में चले गए और उसी में जाने के बाद वो महिला भी है। अब पुलिस अधिकारी या जो वो व्यक्ति जो ऐसा काम करने के लिए अधिकृत है उसमें, जिसमें वो महिला बैठी है, और वो महिला ऐसी है कि वो किसी रूढ़ी या किसी प्रथा के कारण सभी व्यक्तियों के सामने या किसी व्यक्ति के सामने नहीं आ सकती है, तब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? तो वो व्यक्ति प्रवेश करने से पूर्व अगर ऐसा कमरा, ऐसी जगह उस स्त्री का है और वो नहीं आ सकती है, तो वो व्यक्ति प्रवेश करने से पूर्व उस महिला को ये सूचना देगा कि आप वहां से हट जाएं या वहां से चली जाएं, और वहां से हटने के लिए, वहां से जाने के लिए उस महिला के लिए पूरी सुविधाएं देगा। वो उनको रोक नहीं सकता, उनको टच नहीं कर सकता, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तब जब वो महिला वहां से हट जाएंगी तब वो उसमें एंट्री करेगा, चाहे दरवाजा तोड़ के एंट्री करे, चाहे नॉर्मल एंट्री करे, और गिरफ्तार करेगा। परंतु ऐसी जगह स्त्री का कमरा है, तो प्रवेश करने से पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र है। और जब वो व्यक्ति वहां से, स्त्री जो महिला है वहां से हट जाती है, तब उसके बाद में उसे एंट्री करेगा और उनको अरेस्ट करेगा। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत था या कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गया और मान लीजिए वो किसी रूम में घुसा, बाहर से किसी व्यक्ति ने उसी रूम को बंद कर दिया, अब ये क्या हुआ? अब ये हो गया परिरोध, सदोष परिरोध, मतलब वो चार दीवारी के अंदर बंद हो गया ऐसा व्यक्ति। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति क्या किसी के इंतजार में बैठा रहेगा कि अब मैं ही बंद हो गया, मुझे किया गया? तो इस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जिस जगह में परिरोध हो चुका है उस जगह से जो भी बाहर आने का तरीका है, मतलब दरवाजा है या खिड़की है या कुछ XYZ छोटी मोहरी टाइप होती है, उसको तोड़कर खोल सकता है। ये इसमें सब क्लॉज 3 में कहा गया है। गिरफ्तारी करने गया व्यक्ति और वह किसी स्थान या कमरे में
बंद हो गया हो तो वह उसे तोड़कर खोल सकता है। धारा 48, धारा 47 में इतना कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तलाशी के लिए, गिरफ्तारी की तलाशी के लिए, और व्यक्ति ऐसी जगह पहुंच जाता है तो उस स्थान का मालिक, नंबर 1 में कहा गया है, उसे तलाशी लेने के लिए पूरी सहूलियत देगा, कोई बाधा नहीं डालेगा। अगर ऐसा ऐसी जगह ऐसी है जो कहीं से बंद है खिड़की दरवाजे के द्वारा, तो वो उस खिड़की दरवाजे को तोड़कर खोल सकता है। और ऐसी जगह अगर किसी महिला का कमरा है जो वहाँ वो रहती है, उसके अधिवास की जगह है, और वो रूढ़ी के कारण हमारे सामने नहीं आ सकती, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है डायरेक्ट उसमें घुसता चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। वो पहले उस महिला को सूचना देगा कि आप वहाँ से हट जाएं, आपके लिए पूरी स्वतंत्रता है, आप वहाँ से हट सकती हैं, वहाँ से बाहर आ सकती हैं। और जब वो हट जाएंगे इसके बाद ही वो व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा और व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति खुद ही ऐसे किसी जगह में बंद हो जाता है, फंस जाता है, और जहाँ उसे गिरफ्तारी के लिए तलाशी के लिए गया था, तब वो उस व्यक्ति उस जगह के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर बाहर आ सकता है, तोड़ सकता है। धारा 48, सेक्शन 48, अनधिकृताओं अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। मतलब अब कोई भी व्यक्ति जिसको वारंट दिया गया है, तो वो किसी भी व्यक्ति का पीछा कहाँ तक कर सकता है। सिंपल सा, ये हमें आईपीसी में भी देखने को मिलेगा, हमें सीआरपीसी में भी देखने को मिलेगा, सीआरपीसी के किसी दूसरे सेक्शन में भी है। तो धारा 48 जो कहती है वो ये कहती है अनधिकृताओं में, अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। धारा 48, अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। मतलब कोई व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अम, संपूर्ण भारत में पीछा कर सकता है। सेक्शन 49, सेक्शन 49 ये कहता है जिस व्यक्ति को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, इतनी देर से हम जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार तरह तरीका बता रहे हैं कि इसे ऐसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे ऐसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति का एक अधिकार दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसे अनावश्यक अवरोध ना करना। मतलब ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया तो उसके हाथ पैर बांध के आप कहीं पे डाल दोगे, ऐसा भी नहीं है उसे आप किसी कमरे में बंद कर दोगे, ऐसा भी नहीं है कि आप उसके पैरों में हथकड़ी लगा दोगे और हाथों में बांध करके उसे बोरी में बंद कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। अनावश्यक, सेक्शन 49, अनावश्यक अवरोध ना करना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पूछ लिया जाता है कि अधिकार, ऐसा अधिकार जहां गिरफ्तार किए व्यक्ति को अनावश्यक अवरोध नहीं दिया जाएगा, किस सेक्शन में कहा गया है, तो धारा 49 में कहा गया। धारा 49 कहती है कि निकल भागने से रोकने से ज्यादा आप उसका अवरोध नहीं करेंगे, आप उसको इतना पकड़ के रखेंगे, इतना ही अवरोध करेंगे जिससे वो व्यक्ति आप ही पकड़ से निकल के ना भागे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि ऐसा नहीं है कि आप उसे रूम में बंद कर दें, ऐसा नहीं है कि आप उसके पैरों में रस्सी बांध दें और हाथों में रस्सी बांध दें और उसको बिल्कुल ही अपाहिज बना दें, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप उसे सिर्फ इतना अवरोध करेंगे
इतना रोकेंगे, इतना बांध के रखेंगे या इतना पकड़ के रखेंगे कि वो आपकी पकड़ से भाग ना सके। ये कहता है धारा 49। निकल भागने से रोकने से ज्यादा अवरोध नहीं किया जाएगा। अब ठीक है, उसे हमने पकड़ लिया भैया, इतने तरीकों से, इतनी जगह पे, इतने अपराधों के तहत हमने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसे ये भी हमने सहूलियत दे दी कि भाई हम तुमको इतना ही अवरोध करेंगे जिससे तुम निकल के ना भाग सको। अब धारा 50। धारा 50 कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला देना। मतलब जो जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, तो आप उसे यह बताएंगे कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और अगर अपराध जमानतीय है, मतलब बैरेक्ट में जो लिखा है, बैरेक्ट में लिखा है कि अगर अपराध अजमानतीय होने के सिवा, मतलब अजमानतीय होने के सिवा का मतलब है जब अपराध जमानतीय है, तो उसको आप ये सारे इसकी इत्तला देंगे कि आप अधिकार है कि आप जमानत ले सकते हैं, इसकी सूचना आप उन्हें बताएंगे। धारा 50। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला देना। मतलब एक नंबर 1 में कहा है कि जिस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी सूचना दी जाएगी। गिरफ्तारी की आधारों की सूचना दी जाएगी। नंबर 2, अजमानती अपराध से भिन्न, मतलब अपराध अजमानती अपराध से भिन्न व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध गिरफ्तार किया गया है और उसे उसके गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए हैं, और जो आधार ये निकल के आते हैं कि व्यक्ति का जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, इसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जाएगी और उससे ये कहा जाएगा कि आप को छोड़ दिया जाएगा, आप अपने जमानतियों की व्यवस्था कीजिए। बस ये धारा 50 कहती है। अधिकारी है वह अपने जमानत का इंतजाम करे। आज हमने देखा सेक्शन 41 से सेक्शन 50 तक, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है, आता है। और बहुत सारे सवाल जो ऐसे हैं वो सिर्फ
सेक्शन बेस आते हैं। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि मजिस्ट्रेट किस सेक्शन के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि प्राइवेट व्यक्ति किस सेक्शन के तहत आपको गिरफ्तार कर सकता है, या आपसे ये पूछेंगे सशस्त्र बल के सदस्यों को किस सेक्शन के तहत संरक्षण दिया गया है। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे जो हमारे कुछ अरेस्ट ऑफ पर्सन में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बचते हैं, वो हम देख लेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा वो होगा सेक्शन 53। उसके बाद 53A, ये कई बार क्वेश्चन आया है, पूछा जाता है। ये है मेडिकल, जो रेप विक्टिम होते हैं उनके मेडिकल के बारे में। और जो पुलिस अधिकारी के कहने पर की जाती है चिकित्सा, मतलब मेडिकल वगैरह, उसके बारे में 54 इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। 54A इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा शनाख्त परेड के बारे में, शनाख्त के बारे में, आइडेंटिफिकेशन। और ये सारे सेक्शन हम आने वाले दिनों में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हमारा अध्याय शुरू हो जाएगा 6, जो कि होता है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का, मतलब संबंध क्या होता है। मतलब कहा जाए कि अब सीआरपीसी में जो अब आप पढ़ रहे हो चैप्टर 5 से, ये सीआरपीसी में एक्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर बात होती है। तो इसको हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, जो किसी भी जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अभी एलएलबी कर रहे हैं, या जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, उसके साथ इसे शेयर करें, लोगों को बताएं और उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।